तो स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई थी। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एनी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक बात मैं क्लियर करूं कि जो भी हम टॉपिक ये रीड करेंगे, ये सारे के सारे टॉपिक्स इंस्टीट्यूट के मटेरियल से रीड करेंगे। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 इंस्टीट्यूट के मटेरियल से चल रही है, तो आपको साथ में वो रीड करते जानी है। मैं आपको पिन भी कर दूंगा ये कमेंट बॉक्स में, जो पीडीएफ है, ठीक है। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का एक डिफरेंस भी गिवन है, वो आप रीड कर लेना। उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। एक एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एग्रीमेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी पॉइंट्स भी आप वहां से रीड कर लेना, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अभी इस टॉपिक में हम देखेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स एलिमेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 10 ने एक रूल बताया, रीड करेंगे उसको। All agreements are contracts if they are made by free consent of the parties competent for a lawful consideration and with the lawful object and are not expressly to be valid, expressly to be void, ठीक है। तो ये देखेंगे कि सेक्शन 10 ने बोला सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, तब होंगे जब इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, अगर वो फ्री कंसेंट से किए गए हैं, ठीक है। इन सभी वर्ड्स का हम आगे मीनिंग भी समझेंगे। सारे एग्रीमेंट्स तब कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे अगर वो फ्री कंसेंट से किए गए हैं। किसकी फ्री कंसेंट से? कंपीटेंट पार्टीज की फ्री कंसेंट से। जो मैं वर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूं, इनके मीनिंग आगे समझेंगे डिटेल में। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपीटेंट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना वैलिड नहीं वॉइड रहेगा, तो थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड आर नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड। अभी सेक्शन 10 ने जो ये रूल बताया, इसमें से कुछ एसेंशियल्स निकल के आए कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स है। फर्स्ट है हमारा एग्रीमेंट, सेकंड हमारा फ्री कंसेंट, थर्ड हमारा कंपीटेंट पार्टीज, फोर्थ हमारा लॉफुल कंसिडरेशन, एंड फिफ्थ हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट, और सिक्स्थ नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड। ये 6 एलिमेंट्स पहले हम डिस्कस करेंगे। ये एलिमेंट्स जरूरी हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, ठीक है। ये 6 एलिमेंट्स डिस्कस करने के बाद सेक्शन 10 के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो जरूरी हैं, ये वो नीचे लिखी हैं, इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको लिखना होगा कि कुछ एलिमेंट्स तो सेक्शन 10 ने बता रखे हैं और कुछ एलिमेंट्स इन जनरल हैं। इन जनरल वाले भी आपको लिखने हैं, सेक्शन 10 वाले भी लिखने हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि राइट द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट गिवन अंडर सेक्शन 10, तो फिर आपको ये सिर्फ जो 6 मैंने बताए ये लिखने हैं। अगर सिंपली लिखा है कि प्रोवाइड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको ये सारे लिखने हैं, सेक्शन 10 वाले भी और बाकी वाले भी, ठीक है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इनको। सेक्शन 10 ने सबसे पहले बोला कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट चाहिए। एग्रीमेंट की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब भी कोई ऑफर होगा प्लस उसमें एक्सेप्टेंस आ जाएगी। जैसे पिछले लेक्चर में एग्जांपल थी कि मिस्टर ए ने अपनी कार मिस्टर बी को ऑफर करी थी कि मैं 2 लाख रुपीस में आपको सेल करने के लिए रेडी हूं, तो वो थी हमारे लिए ऑफर, और उसके बाद मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं परचेज करूंगा, वो थी एक्सेप्टेंस। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। किसी स्टूडेंट्स ने अभी अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले वो लेक्चर जाके देख लीजिए चैनल पे। सेकंड पॉइंट, फ्री कंसेंट। तो जब भी किसी बंदे से हम कंसेंट लेंगे, जैसे मिस्टर बी ने कंसेंट दी कि यस मैं कार बाय करने के लिए रेडी हूं, उस कंसेंट का क्या मतलब है कि उसकी कंसेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कंसेसस एड इडम, कंसेंट का मतलब कंसेसस एड इडम, इसका मतलब कि सपोज मिस्टर ए है, जो मिस्टर ए है उसने जो अपनी कार सेल करने की बात करी, मिस्टर ए के पास सपोज करिए 2 कार्स हैं,
एक रेड कलर की कार है और एक व्हाइट कलर की कार है, ठीक है। तो अगर मिस्टर ए ने तो बात करी मैंने अपनी रेड कार सेल करनी है, ठीक है, और मिस्टर बी ने जो बात करी उसको लगा कि उसने व्हाइट वाली कार के बारे में बोला है, तो यहां पे उनको कंसेंट में नहीं माना जाएगा, बिकॉज मिस्टर ए रेड कार सेल करने की बात कर रहा है, मिस्टर बी उसकी व्हाइट कार परचेज करने की बात कर रहा है, तो इसने जो यस बोला वो यस वैलिड नहीं है, बिकॉज उनकी आपस में कंसेंट सही नहीं है। कंसेंसस एड इडम एक लॉ का वर्ड है, लॉ का वर्ड है, इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज सेम चीज पे सेम टाइप में एग्री हो तब कंसेंसस एड इडम मिलेगा, तब कंसेंट मानी जाएगी। अगर दोनों पार्टीज को एक पार्टी को दूसरी पार्टी की मतलब व्यू पॉइंट नहीं पता कि वो किस चीज की डिस्कस कर रहा है, जैसे मिस्टर ए ने तो रेड कार सेल करने की बोला बट उसको लग रहा है कि उसने व्हाइट कार बोला, तो इनको कंसेंट में नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे कंसेंट ही नहीं मिली, मतलब एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। साथ में वर्ड मेंशन है कि फ्री कंसेंट, पहले कंसेंट होनी जरूरी है सेम चीज पे। सपोज करिए अब रेड कार पे ए ने बोला कि मेरी रेड कार परचेज करोगे और बी ने भी बोला कि यस मैं रेड कार परचेज करूंगा, बी को भी था कि रेड कार है, तो यहां पे ये भी जरूरी है कि अगर अगर कंसेंट है वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए। फ्री का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के हेड पे गन रख के इससे यस बुलवाया हो, अगर ऐसा है तो इसका मतलब इसने इस पे फ्रॉड किया है, मिस्टर ए ने फ्रॉड से मिस्टर बी से यस निकलवाया, तो मतलब मिस्टर बी ने कंसेंट तो दी बट उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। मतलब सेक्शन 10 ने जो बोला फ्री कंसेंट, उसको दो वर्ड सेपरेट सेपरेट करके हमने डिस्कस करा। कंसेंट का मतलब कंसेसस एड इडम, दोनों पार्टीज सेम सेंस में सेम चीज पे एग्री करेंगी तब कंसेंटेड माना जाएगा। और फ्री कंसेंट कब माना जाएगा? फ्री कंसेंट तब माना जाएगा जब सर दूसरी पार्टी ने जब यस बोला, एक्सेप्टेंस दी, तब उस पर किसी तरीके का कोई गलत प्रेशर इस पार्टी ने नहीं डाला, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान से आप रीड करेंगे। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कैपेसिटेटेड होना चाहिए, फिर ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। कैपेसिटी होने का क्या मतलब? वो पर्सन 18 प्लस होना चाहिए। 18 प्लस मतलब वो मेजर होना चाहिए। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा 18 से नीचे है तो वो कभी भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, उसको माइनर बोला जाएगा। माइनर कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। जब वो 18 प्लस हो जाएगा तब उसको मेजर बोला जाएगा और तभी वो एग्रीमेंट कर सकता है। तो एनी एग्रीमेंट मेड विद द माइनर इज नॉट वैलिड, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 18 प्लस, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दोनों पार्टीज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी 18 प्लस नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब कि एक पर्सन जो जिसका दिमाग सही है, मतलब वो पागल नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का हो उसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको भी वैलिड माना नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अगर किसी पर्सन को किसी लॉ ने सपोज करो डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसी लॉ ने बोल दिया कि इस पर्सन के साथ कोई भी अदर पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी वैलिड नहीं माना जाएगा। 3 पॉइंट्स इसमें डिस्कस करें, मैं रिपीट करूंगा। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में फर्स्ट पॉइंट पर्सन 18 प्लस होने चाहिए, दोनों पर्सन साउंड माइंड होने चाहिए और दोनों में से कोई भी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे लॉफुल कंसिडरेशन। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जब हम करेंगे, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे तो उसमें कंसिडरेशन हमारी लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन क्या मतलब कि अगर सपोज करिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि मेरी कार परचेज कर लीजिए, मिस्टर बी ने यस बोल दिया, बट कंसिडरेशन में इन्होंने क्या बोला, 2 लाख रुपीस के बदले इन्होंने बोला कि आप मुझे ओपीएम सप्लाई कर देना, आप मुझे ओपीएम सप्लाई कर देना। मिस्टर ए ने बोला कि मैं आपको कार दे दूंगा, आप मुझे 1 kg ओपीएम सप्लाई कर देना। तो ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स,
ये जो ओपियम है, ये ड्रग है, ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी, ये जो कंसिडरेशन है ये वैलिड नहीं मानी जाएगी, तो ये सारा एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं है। लॉफुल कंसिडरेशन होनी जरूरी है। इसमें स्टूडेंट्स एक और चीज है, लॉ का एक वर्ड है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो यहां पे मेंशन करेंगे समथिंग इन रिटर्न, कि कोई भी पर्सन जब भी किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा या उसको कोई चीज प्रोवाइड करेगा, जब भी किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा या उसको कोई चीज प्रोवाइड करेगा, तो बदले में उसको भी कुछ मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे मिस्टर ए उसको कार देगा और मिस्टर बी उसको 2 लाख रुपीस देगा, तो दोनों को समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है, तो दोनों को कंसिडरेशन मिल रही है। तो यहाँ पे एक वर्ड है क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब दोनों को समथिंग इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए, और प्लस ये जो मिल रहा है ये लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये जो एग्रीमेंट सारा हमने करा, इसमें कंसिडरेशन भी अगर लॉफुल है प्लस इसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। क्या मतलब, अगर सपोज करिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि सर आप मेरे लिए 1 kg ओपियम रेलवे स्टेशन पर डिलीवर कर दीजिए। आप मेरे लिए 1 kg ओपियम रेलवे स्टेशन पर डिलीवर कर दीजिए, मैं आपको 2 लाख रुपीस दूंगा। अब यहाँ पे देखिए कंसिडरेशन तो लॉफुल है, मिस्टर बी को क्या मिलेगा बदले में, 2 लाख रुपीस विच इज लॉफुल। मिस्टर ए को क्या मिलेगा, एक सर्विस मिलेगी, डिलीवरी की सर्विस विच इज ऑल्सो लॉफुल। बट ऑब्जेक्ट क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का, कि ओपियम को सप्लाई करना है, ये ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, तो यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ऑब्जेक्ट भी हमारा लॉफुल होना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल जो मटेरियल में भी गिवन है, लेट्स सपोज किसी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि आपने एक मिस्टर सी हैं, उन पे एक केस कर रखा है, लीगली एक केस कर रखा है मिस्टर सी पे, और मिस्टर सी मेरे ब्रदर हैं। मिस्टर ए ने बोला कि मिस्टर सी मेरे ब्रदर हैं, अगर आप मिस्टर बी पे किया हुआ केस वापस ले लो, इस चीज को आप अगर छोड़ दो, इस केस को अगर आप ड्रॉप कर दो, अगर इस केस को आप ड्रॉप कर दो, तो मैं आपको 2 लाख रुपीस दूंगा। ठीक है, आप इस केस को ड्रॉप कर दो, मैं आपको 2 लाख रुपीस दूंगा। तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसका जो ऑब्जेक्ट था वो लॉफुल नहीं था। यहां पे लीगल प्रोसिक्यूशन को ड्रॉप करने की बात हुई, मतलब कि लॉ में कोर्ट के प्रोसीजर को ड्रॉप करने की बात हुई, तो ये इनलीगल माना जाएगा और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब स्टूडेंट्स, कई बार किसी स्टूडेंट का डाउट आ जाता है हमें कि सर ये चीजें ना प्रैक्टिकली हमने देखी हैं, जैसे बोलते हैं कि एक पर्सन ने किसी पर्सन पे कोई केस कर दिया, ठीक है, दूसरे उनका पर्सन्स का आपस में बाहर कोई समझौता हो गया, तो वो क्या करते हैं कि केस को ड्रॉप कर देते हैं, केस को बंद कर देते हैं। फिर सर वो तो गलत है, आप यहाँ पे बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो वैलिड नहीं है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान से मेरी डिस्कशन को सुनना, ये सिर्फ इस टॉपिक के लिए नहीं, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काम आएगी आपके। सपोज करिए ये रियल सिचुएशन है, तो रियल सिचुएशन में क्या रहेगा बेटा, मिस्टर ए मिस्टर बी को 2 लाख दे देंगे, मिस्टर बी इस केस को कोर्ट में जाके ये बोल के ड्रॉप नहीं करेंगे कि सर मुझे इसके बदले में कंसिडरेशन मिल गई तो मैं अभी इसको ड्रॉप करना चाहता हूं, ये चीज इनलीगल है, इसको नहीं कर सकते, इससे लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो ये मिस्टर बी कोर्ट में जाके क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि सर जो मैंने केस किया था ना, वो मुझे अभी क्लियर हो गया कि वो वैलिड नहीं था, उसमें मुझे कोई गलतफहमी थी, तो काइंडली मिस्टर सी को आप छोड़ दो, इस केस को ड्रॉप कर दो, बिकॉज ये रीजन है कि मैंने जो इस पे एलिगेशन लगाया था वो मुझे गलतफहमी थी, वो एलिगेशन इस पे नहीं लगना चाहिए, तो इस बात पे कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता। तो वो प्रैक्टिकली इस तरीके से पॉसिबल होती है चीजें। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट 6th पॉइंट डिस्कस करेंगे अब, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को या किसी ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ने या किसी एग्रीमेंट, गवर्नमेंट ने किसी नोटिफिकेशन में या किसी लॉ में अगर
बोल के बता रखा है, लॉ में लिख के बता रखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वॉइड का मतलब नॉट वैलिड। आगे डिस्कशन आएगी इन टॉपिक्स की कि वॉइड का स्पेसिफिकली क्या मीनिंग है, वैलिड का स्पेसिफिकली क्या मीनिंग है, नॉट वैलिड का क्या मीनिंग है। जस्ट सिंपली अभी आप एक बार ये मीनिंग लेके चलो कि वॉइड का मतलब नॉट वैलिड, वॉइड का मतलब नॉट वैलिड। इन टॉपिक्स को इजीली धीरे धीरे समझते जाओ, फिर जब इनकी डिटेल डिस्कशन और आती जाएगी तो आपको और क्लैरिटी बनती जाएगी, ठीक है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, किसी अगर एक्ट में गवर्नमेंट ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी ट्रांजैक्शन को वॉइड बोल रखा है, तो उस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसको भी वैलिड नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग ट्रांजैक्शंस, अगर गैम्बलिंग की किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से कोई ट्रांजैक्शन कर ली तो उसको भी बेटा वैलिड नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अभी इसमें भी आपको ये डाउट आ सकता है कि सर गैम्बलिंग ट्रांजैक्शन तो लोग करते ही हैं, तो बेटा ये चीज ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि एग्रीमेंट नहीं हो सकता या कोई बंदा गैम्बलिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली लोग कर रहे हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। मतलब अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कोई गैम्बलिंग की ट्रांजैक्शन एंटर करी और इसको 2 लाख की पेमेंट कर दी, ठीक है, बदले में मिस्टर बी ने इसको कोई गैम्बलिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करके देनी है और मिस्टर बी ने वहां पे मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं करूंगा, तो मिस्टर ए इस चीज को लेके कोर्ट में नहीं जा सकता ये बोल के कि सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप इसको परफॉर्म करवा के दो। लॉ वहां पे बोलेगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है हमारे यहाँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, आप इसको लेके क्लेम कर ही नहीं सकते, ठीक है। उल्टा ए पे ही वो चार्जेस डाल देंगे कि आपने ये ट्रांजैक्शन करी। बट इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस चीज की कोई डिस्कशन नहीं आएगी, अगर ए पे कोई चार्जेस डालेंगे तो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग डालेंगे, मतलब वो लॉ वाले बच्चों के लिए चीजें हैं, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 के सारी एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये 6 पॉइंट थे जो सेक्शन 10 ने बता रखे थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरी है। अभी इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ने बता रखे हैं वो भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमारे मटेरियल ने सेक्शन वाइज नहीं बता रखा और हमें भी याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पॉइंट किस सेक्शन में गिवन है। ये एज अ जर्नल आप याद कर लो, लर्न कर लो कि सेक्शन 10 के अलावा जो अदर एलिमेंट्स है वो ये वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें टू पार्टीज। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसमें टू पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। कभी भी एक पर्सन अपने खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कभी भी कोई पर्सन अपने खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो टू पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस लो डिस्कस करेंगे, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एसेंट कंपनी। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एसेंट कंपनी। इस केस लो में क्या हुआ बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म थी, इस केस लो में एक पार्टनरशिप फर्म थी, वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई। सपोज एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म थी, वो डिसॉल्व हो गई, मतलब डिसोल्यूशन में चली गई, फर्म बंद हो रही है अभी। तो इस फर्म के पास जो भी एसेट्स थी, फर्म के पास जो भी एसेट्स थी, ये सारी एसेट्स पार्टनर ए और पार्टनर बी, फर्म के दो पार्टनर थे, पार्टनर ए और पार्टनर बी, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करनी स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जांपल एक लैंड थी 1 CR की, इन्होंने हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर ली। 50 लाख की लैंड मिस्टर बी ने रख ली, 50 लाख की लैंड मिस्टर ए ने रख ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुजरात में एक सेल टैक्स ऑफिसर थे जो, उन्होंने बोला इनको कि सर यहाँ पे ना आप सेल टैक्स डिपॉजिट करवाओ, सेल टैक्स डिपॉजिट करवाओ, बिकॉज लैंड के एग्जांपल मत लो, यहाँ पे आप मशीनरी की एग्जांपल ले लो, ठीक है, लैंड पे सेल टैक्स नहीं लगता, तो मशीनरी की एग्जांपल ले लो। यहाँ पे मशीनरी थी 1 CR की, 50 लाख की मशीनरी मिस्टर ए ले गए, 50 लाख की मशीनरी मिस्टर डी ले गए। तो ये जो मशीनरी थी, वैसे यहाँ पे एक्ट में जो मतलब केस लो हमारे मटेरियल में डिस्कस है, वहां पे एसेट वर्ड मेंशन है, मैंने मशीनरी जस्ट आपको थोड़ा और कनेक्ट करने के लिए बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 50 लाख की ए ने रख ली, 50 लाख की बी ने रख ली। तो स्टेट सेल टैक्स ऑफिसर ने बोला कि सर ये ना सेल हो रही है, फर्म इस एसेट को सेल कर रही है दोनों पार्टनर्स को, ठीक है। तो अगर ये सेल हो रही है तो इस पे टैक्स लगना चाहिए, सेल टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा आपको, आप सेल टैक्स डिपॉजिट करवाओ।
तो यहां पे मिस्टर ए और मिस्टर बी यानी कि उनकी फर्म ने ये क्लेम डाला कि सर यहां पे टू पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है, यहां पे टू पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है। सर टू पार्टीज तो है यहां पे, मिस्टर ए और मिस्टर बी नहीं। यहां पे बेटा कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट ने बोला कि ये जो एसेट्स थी, ये एसेट्स फर्म के नेम पे थी और जो फर्म थी वो 50% मिस्टर ए की थी, 50% मिस्टर बी की थी। तो आप ये मान के चलो कि वो जो एसेट्स थी वो ज्वाइंटली एक फर्म ऑन कर रही है और एक फर्म और जो पार्टनर्स हैं वो वन एंड द सेम थिंग है, वो अलग अलग नहीं है। तो अगर फर्म और पार्टनर्स अलग अलग नहीं है तो ये सेम होने के कारण एक खुद पर्सन अपने आप को कोई चीज सेल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इस ऑर्डर को सेल टैक्स ऑफिसर के ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया और डिसीजन आया फर्म के बेनिफिट में। ठीक है जी, तो इस केस लो को आप अच्छे से लर्न करके जाओगे एग्जाम में। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। सेकेंड पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि दोनों पार्टीज की जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशनशिप बनाने की होनी चाहिए। इसमें एक केस लो के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट केस लो है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। मिस्टर बाल्फर जो कि अब्रोड जाने वाले थे, ठीक है। तो मिस्टर बाल्फर ने अपनी वाइफ मिसेस बाल्फर को एक एग्रीमेंट लिख के दिया और उनको बोला कि मैं जितनी देर तक अब्रोड में रहूंगा इतनी फिक्स्ड अमाउंट आपको मंथली पे करा करूंगा, ठीक है, इतनी फिक्स्ड अमाउंट आपको मंथली पे करा करूंगा। तो जब मिस्टर ए वहां पे फॉरेन में थे तो वो किसी रीजन के कारण मिस्टर बाल्फर जो फॉरेन में थे वो किसी रीजन के कारण मिस बाल्फर को वो जो फिक्स्ड अमाउंट उन्होंने बोली थी एग्रीमेंट में वो पे नहीं कर पाए। तो मिसेस बाल्फर ने क्या करा, उनपे केस कर दिया कि सर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसको मिस्टर बाल्फर परफॉर्म नहीं कर रहे, मुझे पेमेंट नहीं कर रहे, तो आप मुझे वो पेमेंट दिलवाओ। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिसीजन लिया कि सर यहाँ पे मिस्टर बाल्फर का जो इंटेंशन था वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था, वो तो जस्ट एक हेल्प के तरीके से बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर बाल्फर के हक में डिसीजन आया कि यहाँ पे मिस्टर बाल्फर अगर नहीं दे पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, बिकॉज यहाँ पे उन दोनों पार्टीज की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी, वो लीगली अपने आप को बाउंड नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार किसी एक्ट में या किसी लॉ में किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लेके स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बोल देती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको करना है तो ये वाली लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने बोला कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा अगर वो रिटर्न में है, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दूं, मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो रिटर्न हो या वर्बल हो, चाहे बोल के किया गया हो चाहे लिख के किया गया हो, उसको वैलिड माना जाएगा अगर सारे एसेंशियल्स कंप्लीटेड है। जरूरी नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हो, इस चीज को ध्यान रखना। बट एक यहाँ पे और छोटी सी चीज डिस्कस करेंगे, इसको होल्ड पे लगाएंगे, एक बार दोबारा करते हैं डिस्कस, छोटी सी चीज ध्यान से सुनना। कई बार स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर अगर कॉन्ट्रैक्ट हमने किसी से वर्बली करा, हमने किसी को बोल के कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बोल दी, फिक्स हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और बाद में उसमें परफॉर्म ना करा, हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हम प्रूफ क्या देंगे उस चीज का। तो बेटा यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अगर कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसका कोई ना कोई एविडेंस तो आपके पास होगा ही या होना ही चाहिए। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आपने बोल के जिसका आपके पास कोई एग्रीमेंट, कोई भी मतलब सपोर्टिंग चीज नहीं है आपके पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है, या फिर आप कोर्ट में किसी विटनेस के थ्रू आप वहां पे प्रूफ नहीं कर सकते, तो कोर्ट वहां पे नहीं मानेगा कि आपका एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे जब हम डिस्कस करेंगे, हम इस चीज को एज्यूम करके डिस्कस करेंगे कि जो भी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, साथ में हमारे पास एक वीडियो रिकॉर्डर पड़ा है और उस वीडियो में सारा उनकी बातें और सारी एक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं और कोर्ट में वो प्रूवेबल है, या फिर कोई विटनेस है हमारे पास जो उस चीज को वहां पे जाके प्रूव करवा देगा हमारा, तो हर कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो उसको वैलिड माना जाएगा। बट मैं क्या पॉइंट समझा रहा था, इसको दोबारा से आके देखेंगे।
फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक जगह पे आगे जाके और भी इसको डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक जगह पे जाके लिख दिया कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न में होनी चाहिए, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिख दिया, इंश्योरेंस एक्ट है अलग से, इरडा का एक्ट है, उसमें भी लिख दिया कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा अगर वो रिटर्न में है। ठीक है, ऐसे जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमारे पास एक पॉलिसी आती है ना, तो रिटर्न में वो एग्रीमेंट है, अगर वो रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा इस एसेंशियल एलिमेंट के कारण। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एक्ट ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करोगे तभी इसको वैलिड मानेंगे, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करे बिना इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न में करना जरूरी है, अगर रिटर्न में नहीं करोगे तो वो वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल बेटा ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है एक, उसमें एक अलग से चीज लिखी है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई लैंड कोई बिल्डिंग मैंने किसी पर्सन को सेल करी, तो उस पर्सन को जब मैंने सेल करी मैं एक एग्रीमेंट तो बनाऊंगा ना, स्टैम्प पेपर लेके आऊंगा, उस पर एक एग्रीमेंट लिखूंगा, तो उस एग्रीमेंट को उस डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार के पास जाके, मुझे तहसीलदार बोल देते हैं, रजिस्ट्रार बोल देते हैं, उसके पास जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वो फोटो करते हैं, रजिस्ट्री देखी होगी आप सबने, ठीक है, फोटो करके वो रजिस्टर करेंगे तब वो वैलिड माना जाएगा। तो ऐसे ही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होगा तभी वैलिड माना जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट अगर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होगा तभी वैलिड माना जाएगा। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अगर किसी ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट ने बोल दी तो उनको फॉर्मेलिटीज को पूरा करने पर ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है तो सर क्या हो जाएगा? सर अगर वैलिड नहीं है तो वो कोर्ट में आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, सामने वाले बंदे ने अगर उसकी परफॉर्मेंस ना करी तो आप उस पे कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, फोर्थ पॉइंट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ये चीज ध्यान रखना बेटा कि जब भी कोई एग्रीमेंट हम करेंगे, जब भी कोई एग्रीमेंट करेंगे तो हमारे माइंड में उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी सर्टेनिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि सर मैं आपको कार सेल करूंगा, मैं आपको कार सेल करूंगा, ये जो मैंने आपको कार सेल करी है इसके बदले में आपने मुझे रुपीस देने होंगे। ठीक है, रुपीस देने होंगे, कितने रुपीस नहीं बोला, कितने रुपीस नहीं बोला। ठीक है, तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीजों का मीनिंग ही नहीं क्लियर, कुछ चीजों को क्वांटिफाई नहीं करा गया। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट बताई होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर मीनिंग क्लियर है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, अगर मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा एग्रीमेंट रिटर्न से या उनकी बातों से तो एग्रीमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा अगर उसको परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है, अगर उसको परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल सर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कोई एग्रीमेंट कर लिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कोई एग्रीमेंट कर लिया कि मिस्टर बी मैं आपको 5 लाख रुपीस दूंगा अगर आप मुझे फ्लाई करके दिखाओ, उड़ के दिखाओ। क्या ये पॉसिबल है कि मिस्टर बी एज ए इंडिविजुअल मिस्टर ए को उड़ के दिखा सकते हैं या फ्लाई करके दिखा सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा एग्रीमेंट कभी भी वैलिड माना नहीं जाएगा। या एक एक्ट हमारे मटेरियल में एग्जांपल गिवन है कि अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि मैं आपको 5 लाख रुपीस दूंगा पर उसके पहले आप मुझे मैजिक से ट्रेजर को ढूंढ के दिखाओ, खजाने को ढूंढ के दिखाओ अपने मैजिक से, तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि मिस्टर बी अपने मैजिक से ट्रेजर को ढूंढ के दिखाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड माना नहीं जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।